हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी एट वाला। चलिए जनवरी के महीने का करंट अफेयर्स 1 से 10 जनवरी तक का शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले टाइटल न्यूज में था, तो ये टाइटल की कुछ स्पीसीज हैं उनके बारे में बताया। जिल लॉगहेड सी, ये इसका आयुष्मान से बन लेवल। और लेदरबैक टर्टल, इसका आईयूसीएन में एक क्रिटिकल इंडेंजर्ड। इनका नाम और इनका आईयूसीएन स्टेटस मुख्य इम्पोर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए। ग्रीन टर्टल, ये आईयूसीएन में इसका स्टेटस इंडेंजर्ड है। और गोल्डन रेड टर्टल ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उड़ीसा के जो पाया जाता है, आंध्र प्रदेश वगैरह के यानी साइड पे। और उससे भी ज़्यादा भी आंध्र प्रदेश ने इसके बचाव के लिए अभियान चलाया, क्योंकि इनकी जो मादा होती हैं वो इस समय उड़ीसा के तट पे अंडे देने के लिए आते हैं उड़ीसा। इसके लिए एक ऑपरेशन भी चलाया गया है, ऑपरेशन ओलिविया, वो भी ध्यान रखने के लिए। तो इसका आईसीएन स्टेटस है और डेविडले का बर्रे वाले आईसीएन में। इसके कुछ और डेविडले के बारे में, दुनिया में के सबसे छोटे और सर्वाधिक पाए जाने वाले समुद्री कछुए, यानी इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। इनका रंग, क्योंकि वो तो यूपीएससी कलर भी पूछ सकता है, रंग एवं रविदा तरह के होते हैं। घोंसले बना के रहते हैं। ये हजारों मादाएं एक साथ अंडे देने के लिए आती हैं। ये सबसे छोटे समुद्र कछुओं में से लगभग यानी 2 फीट तक के हो सकते हैं। व्यवहार ये झुंड में रहना पसंद करते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत हिंद अटलांटिक महासागर यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ज़्यादातर पाए जाते हैं। सामूहिक घोंसले बना के रहते हैं। इनकी मादा समुद्री तट पर अंडे देने के लिए आती हैं, जो उड़ीसा के लिए और गाहिर माथा तट पे संरक्षण में। इनका आईसीएन में ये भर्रे वाले ऊपर बताई दिया था अनुसूची में। फर्स्ट में ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया है इनके लिए। फिर अगला टॉपिक है हमारा करंट में जो था तेजस। ये भारत का फोर्थ जनरेटर का फाइटर जेट है। इसने पहली उड़ान 2001 में भरी। इसका नाम 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें नाम, इसे ये नाम किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। इसे वायुसेना में कब शामिल किया गया? इसे वायुसेना में 2016 में शामिल किया गया था। अभी हाल ही में तेजस MK1, तेजस MK2 की बात हो रही है। MK1 से ज़्यादा MK2 अपग्रेड है। तो MK1 क्या है? ये स्वदेशी MK1 में आश्रम, आसाराम एवं ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। और इससे भी ज़्यादा हैवी MK2 विकसित किया जा रहा है। उससे ज़्यादा तकनीक, उड़ान भरने में सक्षम, हर मौसम में एवं ज़्यादा पेलोड ले जाने में सक्षम होगा MK2। लगता बैक्टीरियन ऊँट जो प्रजाति नहीं में, इसे मंगोलिया ऊँट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सभ्य समूची मूल निवासी यानी मंगोलिया की साइड की प्रजाति है। मध्य एशिया में पाए जाते हैं। 2 कुबड़ वाले और जिनके न्यूज में किस वजह से भारतीय सेना ने अभी 26 जनवरी को परेड के रूप में प्रस्तुत करेगी। और भारतीय सेना इनका इस्तेमाल लद्दाख एवं राजस्थान में गश्त के लिए प्रयोग करती है। यूपीएससी ने 2 कुबड़ वाले ऊँट पे पूछा है क्वेश्चन। उसने शायद क्वेश्चन पूछा था केवल ये भारत में ही पाए जाते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं, वो ऑप्शन गलत था। ये भारत के साथ साथ एशिया में और सऊदी अरबिया में यानी मिडिल ईस्ट में पाए जाते हैं। कुछ नाम है सबसे ज़्यादा: मुदलोंड, रामपुराउंड, चिप्पी राई, राजे, कुंबलाई, ये सभी हैं। यानी ये भारतीय कुत्ते की नस्लें क्यों न्यूज में थी? ये भी 26 जनवरी पर भारतीय सेना का प्रयोग परेड के रूप में प्रस्तुत करेगी। भारतीय सेना प्रयोग करती है रामपुर राउंड, यानी रामपुर राउंड रामपुर से, ये उत्तर प्रदेश के रामपुर से बिलोंग करती है। मुद्दल राउंड ये कर्नाटक से शायद बिलोंग करती है। अगला था प्रलय मिसाइल, यानी इंडिया की बैलिस्टिक मिसाइल कौन कौन सी हैं? अभी प्रलय मिसाइल न्यूज में है ना, उस वजह से। तो प्रहार, प्रहार फर्स्ट, पृथ्वी फर्स्ट, पृथ्वी 2,
और धनुष, पीडीवी, प्रलय, K-15 स्मार्ट, ये बहुत सारी हैं PDF से। एक बार इन सब के नाम हमें ध्यान रख लेने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मिसाइल इस बार रैंकिंग में रही है। साइंस एंड टेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो प्रलय मिसाइल, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसे DRDO ने विकसित किया। इसकी स्पीड मैक 1 से लेके 1.6 तक है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है। ये इसका वॉरहेड होता है जो जाके हिट करता है। ये मुख्य यहाँ पर रॉकेट होता है, यहाँ से इसे कंट्रोल किया जाता है। इसे भारतीय सेना हाल ही में LAC पे और LOC पे स्थापित करने की बात की है। इसकी 150 से 500 किलोमीटर तक ही है। पहले के बारे में, ये 350-700 किलोग्राम तक का पेलोड हथियार होता है इसमें। ये अत्यधिक मार्गदर्शन वाली मिसाइल है, नेविगेशन सिस्टम से काम करती है। एक इम्पोर्टेंट है ये ठोस प्रोडक्ट रॉकेट मोटर द्वारा संचालित है। ठोस तरल वो पूछ लेता ना कौन से ईंधन का प्रयोग किया जाता है, इसमें ठोस प्रोडक्ट का प्रयोग किया जाता है। इस UPSC ने ये क्वेश्चन भी पूछा था, UPSC का PYQ है, शायद 2016 का या 2020 का, ऐसा ही कुछ है, कंफर्म नहीं है, देख लेना। पहले सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। तो सही है, हमने पढ़ा पहले की मारक क्षमता 150 से 900 किलोमीटर है। 900 किलोमीटर है नहीं, 500 किलोमीटर है। अभी हाल ही में हमने ऊपर देखा था। इसकी पहले की मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक है। इसका ऑप्शन फिर ए हो जाएगा। कैनाबिस, कैनाबिस क्या है? प्राकृतिक रूप से उगने वाला पौधा है, जिसे लोकल भाषा में गांजा या गंजाई कहते हैं यहाँ से। तो ये हाल ही में हिमाचल प्रदेश से वाणिज्यिक रूप से उगाने के लिए मांग कर रही है। नीमोसिलाइड, ये दर्द निवारक दवा है। शिशु को हाल ही में 100 mg से ऊपर दिए जाने के लिए गवर्नमेंट ने बैन करने की बात की है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा किडनी पे, लिवर पे इफेक्ट दिखाई दे रहा है। जितनी भी डाइक्लोफेनेक टैबलेट होती हैं, चाहे 80 किलो ले लो, 2.5 किलो ले लो, सारी लिवर पे एंड किडनी पे इफेक्टेबल होती हैं। आलू प्रभात, डांस ऑफ डॉन, द डॉन क्या है? एक कलात्मक सांस्कृतिक प्रस्तुति है जो अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तुत की जाती है, जो हर साल 1 जनवरी को सूर्योदय से पहले की जाती है। इसे मे और मिसमी जनजाति द्वारा किया जाता है प्रस्तुत। मेयर एंड मिसमी जनजाति करती है इसे। मेयर एंड मिसमी जनजाति, इसे डोंग गांव, जो भारत का सबसे पूर्वी गांव है, यानी सबसे पहले सूर्योदय भारत के कौन से गांव में होता है, तो ये डोंग गांव में होता है। भारत पाकिस्तान दोनों परमाणु कैदियों की सूची आदान प्रदान, जो यह समझौता 1988 में हुआ था। 1991 से प्रभावी हुआ। इसमें एक दूसरे के न्यूक्लियर मिसाइल की जानकारी देते हैं, किसके पास कितनी मिसाइल है और कौन कौन सी जगह पर रखी हुई हैं। जाति कभी अभी जैसे हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उस टाइम में भारत तो उसके जो परमाणु स्टेशन है, जगह है, वहाँ पे हमला न करे, क्योंकि पहले ही देखा था जापान में जो हुआ था, उसका कितना भयंकर होता है इसका इफेक्ट। तो ये परमाणु सूची है 2023 और 2024 की। इंडिया के पास 2023 में 164 थे और परमाणु हथियार, पाकिस्तान के पास 170 थे। 2024 में भारत के पास 172 थे और पाकिस्तान के पास 170 ही रहे, भारत ने डेवलप कर लिए। अभी 2025 की रिपोर्ट आना बाकी है। यह रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है, हर साल लेता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स निर्माण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय की एक उत्पादन प्रोत्साहन पे प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसमें अतिरिक्त उत्पादन पे वो इनिशिएटिव दिया जाएगा कुछ प्रोत्साहन के रूप में, जैसे PLI स्कीम, उसी की तरह ये
ये कुछ विशेषज्ञों से तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश कुछ स्पेशल राज्य हैं। इसमें प्रोत्साहन कितने से, यानी 6 वर्ष में 1 से 10% तक अतिरिक्त उत्पादन किया हो उस पर दिया जाएगा। ये RCEP क्या है? ये एक क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक समूह है। यह दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक है। इसमें सदस्य कौन कौन से? इसमें एक तो 10 आसियान सदस्य होते हैं। अभी आसियान में कितने सदस्य हैं? आसियान के 2025 में नया सदस्य एक जुड़ गया है, तिमोर लेस्ते करके। अब 11 सदस्य हो गए, लेकिन इस RCEP में इसके 10 सदस्य शामिल हैं। सदस्य इसके RCEP में शामिल हैं जो पहले के थे तिमोर लेस्ते को छोड़ के। साथ में इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड। पहले इसमें भारत भी शामिल था। भारत 2014 में शामिल हुआ था, 2019 में भारत बाहर हो गया। यह वैश्विक GDP का 30% है, जनसंख्या का भी 30% है। भारत इसलिए बाहर हो गया क्योंकि इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की है। जितने इसमें संगठन होंगे एक दूसरे देश को फ्री ट्रेड कर सकेंगे, लेकिन भारत के पास चीन को देखते हुए भारत ने बाहर हो गया। भारत में चीन का पहले ही और बहुत ज़्यादा मार्केट कैप्चर किया हुआ है, उसे देखते हुए भारत ने इससे बाहर होने का निर्णय लिया। फिर भारत ने इससे अलग हटके प्रत्येक देश के साथ अलग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए, जो भारत की एक मजबूती को भी दिखाता है। इस सबके साथ द्विपक्षीय न्यूज में अगला टॉपिक है सोमालीलैंड। सोमालीलैंड ये सोमालिया का ही हिस्सा है, लेकिन ये 1991 स्वयं को स्वतंत्र मानता है। इन्होंने अपनी स्वतंत्र राजधानी बना रखी है, हरगेसा, और इनकी स्वतंत्र भाषा है, इनकी स्वतंत्र सरकार चल रही है। बस इसे इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त नहीं है। हाल ही में इजराइल ने इसे स्वतंत्र रूप से मान्यता की बात की है। इजराइल ने बोला हम सोमालिया को संप्रभु राज्य की मान्यता दे मानेंगे, और इनकी खुद की अलग मुद्रा है। अगला टॉपिक है वेनेजुएला। न्यूज में था वेनेजुएला में बहुत दिन से, क्योंकि अभी इसके राष्ट्रपति को USA ने उठा लिया, उसकी डेल्टा फोर्स आई थी। वेनेजुएला पिछले दिसंबर में हमने पढ़ा था बहुत जल्द न्यूज में 2024 पे इस पर क्वेश्चन भी पूछा था। वेनेजुएला पे क्योंकि तेल संकट वेनेजुएला में सबसे इम्पोर्टेंट है, तेल के सबसे बड़े भंडार हैं इससे। तो ये पिछले महीने की कवर कर रखा है। अगला IC समुद्र प्रपथ का है। ये एक प्रकार का जहाज है प्रदूषण नियंत्रण के लिए। तेल रिसाव समुद्री, जैसे अभी हाल ही में कुछ उधर केरल के तट पे उधर की साइड एक तेल का टैंकर आ रहा था जहाज, उसमें से टैंकर कुछ पलट गए थे, तो बहुत सारे तेल का रिसाव हो गया, जो बायोडाइवर्सिटी को कंट्रोल, उसके लिए ये जहाज है। इसकी तकनीकी विशेषताएं, लंबाई है 114.5 मीटर, इसका विस्थापन 4200 टन में होगी, इसकी गति 22 नॉट से अधिक है। ये इसकी फोटो इंडियन कोस्ट गार्ड पॉल्यूशन। इसका नाम है समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप क्या है पूछ? समुद्र प्रताप एक पॉल्यूशन जहाज है, पॉल्यूशन कंट्रोल की विश्व आपदा जोखिम रिपोर्ट। भारत का एशिया में दूसरा स्थान है। भारत हर वर्ष जो भूकंप या बाढ़ द्वारा प्रभावित होने वाले अपनी GDP का 0 पॉइंट खर्च करता है, प्रभावित होने के बाद में करता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा भूकंप बाढ़ वगैरह से? फिलीपींस। आदित्य L1 न्यूज में था। आदित्य L1 भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन जो 2023 में प्रक्षेपित किया था। इसी की अभी हाल ही में इसकी प्रक्षेपित गिरह की ये वार्षिक वर्षगांठ मनाने की बात कही थी। इसे L1 पे स्थापित किया गया था। लार्गेज पॉइंट L1 क्या होता है? लैग्रेंज बिंदु सूर्य में पृथ्वी के तो विशाल पिंडों द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है, वहाँ पर लगाया जाता है L1। जैसे ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, इसके बीच में से यहाँ पे स्थापित किया गया है, जिससे ये जो डाटा होगा वो सूर्य के बारे में कैसे क्या उसकी पता करें।
अगला टॉपिक था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएम। ये युवाओं की उद्यम कौशलता विकास को बढ़ावा देने के लिए इसे सन 2015 में शुरू किया गया था। इसके चरण है। पीएम के वाई फर्स्ट चरण सन 2015 से 16 तक चला था और पीएम के वाई 2.0 2016 से 2020, 3 2021 से 22 और 4 2022 से 26 के लिए चलाया है। ये 4 साल के लिए। इसे जुलाई सन 2025 लाख प्रशिक्षण AMR क्या है? एक एंटी बैक्टीरियल दवा। जैसे जब हम एंटीबायोटिक ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो शरीर में एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस विकसित हो जाता है, जिससे एंटीबायोटिक वगैरह दवा जो हम खाते हैं फिर बाद में वो काम करना बंद कर देती है। वही है हाल ही में। अगला अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने सोमनाथ मंदिर पर किया था। उसकी जो आक्रमण की वो वर्षगांठ मनाई थी। 1000 वर्ष पूरी हुए हैं। पहला आक्रमण महमूद गजनवी ने 1026 में किया था, जो 17वां आक्रमण था उसका। ये सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला मंदिर है। इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, जिसमें सन 2015-16 में शायद ऐसे ही पूछा है। एक इसके पास में बेरावल बंदरगाह पर्सन बंदरगाह है। यहाँ से नदी कौन कौन सी? हेड़ी नदी, कपिला नदी, सरस्वती नदी, यानी तीनों नदियों का मिलती है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये हिरण नदी, कपिला नदी, सरस्वती नदी। जो महमूद गजनवी के आक्रमण है, सबसे पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में पेशापुर में किया था। उसमें शासक राजा जयपाल को पराजित किया। फिर 1026 में जब सोमनाथ पे आक्रमण किया था तो वहाँ का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम शासक था ये। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? तारीख ए यामिनी पुस्तक से मिलती है। तारीख ए यामिनी के लेखक कौन है? उत्तवी, जो इसके हमलों की जानकारी देते हैं। गजनी के बाद भी कई आक्रमण हुए थे इसे। उसके बाद पुनर्निर्माण करवाया। सोलंकी वंश के शासक भीमदेव प्रथम ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया, तब बघेल वंश का शासक था। खिलजी के बाद पुनरुद्धार महिपाल ने करवाया। फिर इसे जफर खान ने नष्ट किया। गुजरात सल्तनत का स्थापन। फिर महमूद बेगड़ा ने 1969 में से औरंगजेब मंदिरों को औरंगजेब ने तुड़वाया, पूरी तरह लूटा। फिर 1950 में इसके लिए के एम मुंशी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके पुनरुद्धार की बात की थी। तो उसके खिलाफ जवाहरलाल नेहरू जी खड़े हो गए इनके खिलाफ कि उस मंदिर का पुनरुद्धार करना किसी को बढ़ावा देना। ऐसी वो पॉलिटिक्स की न्यूज अलग। फिर 1951 में इसका उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद जी ने किया। पश्चिमी घाट न्यूज में भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट में एक है। इसे यूनेस्को में 2012 में शामिल किया गया था। इसका नाम इसे उत्तरी महाराष्ट्र में सह्याद्री एवं केरल में साई पर्वत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत इसके उत्तर में तमिलनाडु के दक्षिण तक फैला हुआ है। ये सतपुड़ा पर्वत से कन्याकुमारी के दक्षिण तक फैला हुआ है पश्चिमी घाट। इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल में अनाईमुड़ी है। इसके निकलने वाली नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती हैं, भरत पूजा, नेत्रवती, सारावती, मांडवी जो पूर्व की ओर बहती हैं, इससे निकलती हैं नदियाँ पश्चिमी घाट से। तुंगभद्रा, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, हेमवती, हिमनी जो स्थानीय प्रजाति पाई जाती हैं। एक तो नीलगिरी तेहर और शेरपू पूछमकांग, ये दोनों IUCN में इंडेंजर्ड हैं। न्यूज में क्यों? इसके लिए एक समिति गठित की गई, गार्डगिल समिति, जो हाल ही में माधव गाडगिल की अध्यक्षता में गठित की गई थी। तो माधव गाडगिल का हाल ही में निधन हुआ। उसकी वजह से न्यूज में इसका उद्देश्य पश्चिमी घाट की जैव विविधता पारिस्थितिकी खंड की रक्षा करते हुए सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना। इस समिति ने जो सिफारिश दी थी इसने कि पूरे पश्चिमी घाट को सेंसिटिव इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया जाए, जिससे खनन वगैरह सारा प्रतिबंधित हो जाए। अगला स्पाइना बिपिडा क्या है? ये एक रीढ़ से संबंधित बीमारी है जो
कैल्शियम, मैग्नीशियम या आयरन की कमी से होती है। जब प्रेगनेंसी की स्टेज पर वुमेन होती है तो उसमें आयरन वगैरह प्रॉपर मात्रा में न दिया जाए तो उसकी कमी से होता है। ये एक ऐसे पेट पर वो निकल आता है, इस कुछ किसी की यहाँ से उमड़ जाती है, ऐसे कई देखने को मिलते हैं। ये 3-4 प्रकार के होते हैं, मेनिंगोसोला और माइग्लो निंगोसोले स्पाइना बिफिडा मनोगा बीमट ट्रायंगल। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें 3 सदस्य होते हैं, कौन कौन से? फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड। हाल ही में इसमें भारत को पहली बार इन्वाइटेड किया गया है इसकी बैठक के लिए, जिसमें भारत की तरफ से जयशंकर जी ने भाग लिया। सावित्रीबाई फुले के इनका जन्म सतारा जिले में हुआ था। ये पुणे की प्रथम बालिका विद्यालय की प्रधान अध्यापक थी। ये भारत की पहला महिला शिक्षिका थी। इन्होंने सेवा मंडल की स्थापना की, बाल हत्या प्रबंध गृह के लिए स्थापना की। महिलाओं के लिए इनके विशेष योगदान है, साहित्य के योगदान है इनके। काव्या फुले, बावन काशी और सुबोध रत्नाकर हैं। राइस प्रोडक्शन। हाल ही में भारत राइस का सबसे बड़ा उत्पादन और निर्यातक उत्पादक बन चुका है। भारत में 150 मिलियन टन होता है, उसके बाद चीन, फिर इंडोनेशिया। भारत में राज्यवार में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद तेलंगाना में, फिर पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। इसके साथ साथ भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक भी है, ये भी ध्यान रखने की बात है। भारत मिडिल ईस्ट को करता है, सऊदी अरब, ईरान को चावल सबसे ज़्यादा चावल किस प्रकार की फसल है करने को लेकर उसके लिए पूछा था, कितनी वर्षा वगैरह चाहिए होती है, तो उसकी प्रचुर वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर चाहिए। 30 डिग्री से टेम्परेचर। और भारत की तीनों मौसम में उगाया जाता है। इसकी कुछ शीतकालीन जैसे अमन, ओस, बोरो। तो गाइस नहीं, थैंक यू गाइस। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी फ्री में। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है।